हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी लैंग्वेज डिसऑर्डर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेड है या फिर आपका टेड हो या फिर आपका सुपर टेड हो, सभी एग्ज़ाम में आपका जो भाषा दोष यानी कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, इससे आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, हर बार अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आंसर आपको भाषा दोष से देखने को हर वक्त मिलता है। तो आज हम आपको भाषा दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या दोष हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, किस प्रकार से आपको उच्चारण किया जाता है और कौन सा उच्चारण करने में किस प्रकार से बच्चों को परेशानियां आती हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। हम आपको बताते हैं यदि अगर कोई भी बालक है वो अपने स्वर यंत्रों क्या होता है, सबसे पहले बच्चे जो होता है उसको पहले कोई भी स्वर या मात्रा का ज्ञान उनको बताया जाता है। तो बालक जो है अपने स्वर पर नियंत्रक नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा दोष यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कक्षाओं में बताया है क्लासेस में कि लैंग्वेज डिसऑर्डर किस कारण होता है। तो भाषा दोष से जो ग्रसित बालक होते हैं उनको समाज में असहज महसूस करते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भाषा दोष जो है वो शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए, अगर हम फ्रेंड्स बात करें जो भाषा दोष होता है यानी कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो कितने प्रकार की होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भाषा लैंग्वेज यानी कि भाषा दोष है वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। ठीक है, ये सभी किसके फ्रेंड्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी भाषा दोष में आते हैं। ये सभी क्या हैं, भाषा दोष हैं। जिस प्रकार से बच्चों को बोलने में परेशानियां होती हैं, जैसे कि ध्वनियों के माध्यम से बच्चे क्या कहते हैं, मुख से जब बोलते हैं तो उनके जो मुख के भाग में की जो सहायता से जो उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का मूल रूप होता है, लिखित तो इसका प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स पढ़े हैं, आप लोगों को पता होगा, आपके एग्जाम में भी हमेशा आता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको देखिए जैसे आपका जो क वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कंठ है। ठीक है, उसकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, आपके मुख से जो है वो कंठ से निकलती हैं। ठीक है, का, ख, ग, घ, अंगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहीं पे अगर हम बात करें चा वर्ग की, तो चा वर्ग जो है फ्रेंड्स वो आपका तालव्य होता है। और फिर वहीं पे अगर हम बात करें टा वर्ग जो आपका होता है वो होता है मूर्धन या फिर मूर्धा उसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है ता वर्ग में फ्रेंड्स 5 वर्ग आपके आते हैं, वर्ड आते हैं, उसमें भी आपका जो होता है वो होता है दंत। ओके, उसके बाद जो पा बोला जाता है, पा जो है फ्रेंड्स देखिए पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार होती है, अस्पष्टता, हकलाना, तुतलाना, तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको बोलने यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का शिष्टाचार क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बोलते समय हमें उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं जो उचित हाव भाव एवं ध्वनियों की जो तान होती है, जो उसकी अनुतान होती है, वह प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और बोलते समय हमारे जो श्रोता हैं, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, इट्स एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलते समय जो हमारे श्रोता मतलब आप लोग, हमारे श्रोता की जो मन स्थिति, आप लोगों के मन में क्या हाव भाव चल रहा है, आपके मन में क्या स्थिति पैदा हो रही है, एवं उसके भाषिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए ही भाषा शैली का चुनाव करना चाहिए। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे अवसर के अनुकूल भाषा का जो प्रयोग किया जाना। इसका तात्पर्य यह है कि बोलने से पहले हमें परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। ओके, अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है उच्चारण दोष के कारण कौन कौन सी स्थिति बनती है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। उच्चारण दोष के कारण क्या क्या होता है। देखिए पहला दिया गया है उच्चारण दोष के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला दिया गया है शारीरिक कारण क्या है, उच्चारण अंगों, कंठ, तालु, ओठ, दांत आदि में विकार के कारण उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं, इसीलिए वे संबद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वर्णों के उच्चारण का अज्ञान हिंदी भाषा की एक विशेषताएं यह भी है कि उसका जैसे अक्षर विन्यास है ठीक वैसे ही वह उच्चारित भी की जाती है। ठीक है,
यहाँ पे बात क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो शारीरिक कारण बताया गया, शारीरिक कारण क्या कहा गया है, उच्चारण अंगों कंठ, तालु, ओठ, दांत आदि में विकार के कारण अगर आपके अंदर कोई भी दोष है तो उस विकार के कारण क्या होगा, उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। इसलिए वे संबंध ध्वनियों की सही उच्चारण नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी बालक है, अगर उनके शरीर में, अगर उनके शारीरिक दोष है कोई भी, ठीक है, अगर उनके किसी भी प्रकार के अंग में, कंठ में, तालु में, ओठ में, दांत में अगर किसी भी प्रकार का कोई विकार है, कोई दोष है, तो उसमें क्या होगा, उच्चारण संबंधित दोष आ जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहीं पे हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण का अज्ञान क्या होता है। तो वर्णों के उच्चारण का जो अज्ञान है वो हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि उसका जैसे अक्षर विन्यास है ठीक वैसे ही वह उच्चारित भी की जाती है। इसके बावजूद अगर हम बात करें कि अज्ञानवश, इसके बावजूद क्या होता है, अगर अज्ञानवश, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, वर्णों व शब्दों के सही रूप कुछ लोग उच्चारित नहीं कर पाते हैं। जैसे आमदनी को आमदनी कहना, खींचने को खींचना कहना, प्रताप को प्रताप कहना, वृक्ष को वृक्ष कहना, वीरेंद्र को वीरेंद्र कहना, ये सभी क्या फ्रेंड्स कहलाता है, ये सभी वर्णों का उच्चारण अज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसको वर्णों का पूरा शुद्ध से अच्छे से ज्ञान नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वर्णों का उच्चारण अज्ञान कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जीवन में सस्वर वाचन की कुछ सावधानियां भी होती हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगी भी आगे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, जो सस्वर वाचन यानी कि जो सस्वर वाचन होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला तो सस्वर वाचन होता है, दूसरा मौन वाचन। स्वर वाचन जो होता है फ्रेंड्स वो स्वर सहित होता है, और जो मौन वाचन होता है वो बिना उच्चारण के होता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में। ओके, जो बच्चे प्रौढ़ावस्था में करते हैं, जबकि जो सस्वर वाचन है जो स्वर सहित होता है ये आप प्राथमिक कक्षाओं में देख पाएंगे, प्राथमिक कक्षाओं में भी ये होता है। ओके, और जो आपको सस्वर वाचन होता है ना फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। और कौन से 4 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका व्यक्तिगत, यानी कि आप पूरे व्यक्तिगत अकेले भी कर सकते हैं, सामूहिक पठन भी कर सकते हैं, इसको आप आदर्श पठन भी कर सकते हैं, और इसका आप अनुकरण वाचन भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, किस प्रकार से उच्चारण दोष के कारण क्षेत्रीय जो क्षेत्र में आपकी जो बोली बोली जाती है उसके कारण किस प्रकार से आपके क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो देखिए भाषा का जो रूप होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित नज़र आता है। तो चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से परिवर्तित नज़र आता है। तो जो क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है वो भाषा का रूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित नज़र आता है। इसका मूल कारण क्षेत्रीय भाषाओं का खड़ी बोली पर प्रभाव है। भोजपुरी बोलने वाले लोग ने का प्रयोग कम करते तो पंजाबी क्षेत्र के लोग उसका अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। यथा अगर हम बात करें कि हमने जाना है, इसी तरह ने के बदले कहीं ड़ा का प्रयोग, कहीं सा के बदले हा का प्रयोग, तो कहीं ए औ और ना के बदले ए और औड़ा का प्रयोग आदि के कारण उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे क्या बताया है कि देखिए भोजपुरी के लोग क्या करते हैं, बोलने में जो ने का प्रयोग है वो क्या करते हैं, पंजाबी क्षेत्रों के लोग उसका अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स देखे होंगे अपने आसपास ही, अगर अपने आसपास ही आप देखते होंगे तो विभिन्न प्रकार की सभी लोग बोलियाँ बोलते हैं। कोई किस प्रकार की बोलियाँ बोलते हैं तो कोई किस प्रकार की बोलियाँ बोलता है। ठीक है, तो आपको कुछ दूरी पे आपको जो है भाषा या बोली जो है आपको चेंज देखने को मिलती है, जिसको हम क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव रहता है उसमें जो है उच्चारण दोष आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि सभी की जो भाषा है, जो सभी की बोली है, उसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होती है और कोई भी उसमें व्याकरण की वो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 4th पॉइंट, अन्य भाषाओं का प्रयोग। तो अन्य भाषाओं का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा है उस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इतना तो सभी को पता है कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पे सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। उसके बाद मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, ये सभी भाषाएं हैं। ठीक है,
तो देखिए हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रयोग भी देखने को मिलता है प्रभाव, जिससे क्या होता है उसके उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। उर्दू के कारण हिंदी का ख गा जो है वो क ख ग हो गया है, ठीक है, उसमें क्या लग गया है नीचे सस्वर। अंग्रेजी के कारण कॉलेज, प्लेटफॉर्म आदि अनेक शब्द जुड़ गए हैं। अंग्रेजी के कारण ही आ का उच्चारण आ होने लगा है, ठीक है, अंग्रेजी के कारण आ का उच्चारण क्या हो गया है अ होने लग गया है, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक कारण क्या है। भौगोलिक कारण के कारण क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या होता है, विभिन्न प्रदेशों में रहने से स्वर यंत्र में भी थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है, तो इससे उच्चारण प्रभावित होता है। जैसे कि अरबवासी जो है वो धूप आदि से बचने के लिए सिर पर कपड़ा बांधते हैं, जिससे गला कस जाता है और इस कारण क्या होता है का खा गा और गा हो जाता है, ठीक है, का खा गा क्या हो जाता है का खा गा हो जाता है। और भारत में क्या होता है विभिन्न राज्यों में हिंदी का जो उच्चारण है किंचित प्रभावित हुआ है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भौगोलिक कारण, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया अगर शरीर में किसी प्रकार का दोष है, आपके शरीर में किसी प्रकार का जो विकार है उसके कारण क्या होगा आपको भाषा दोष हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या बताया गया है कि क्या होता है अरबवासी जो है वहाँ पे क्या होती है बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण, बहुत अधिक धूप के कारण क्या होता है वहाँ पर सिर पर कपड़ा बांधते हैं और जिससे क्या होता है उनका गला जो होता है गला कस जाता है और इसके कारण क्या हो जाता है उनको उच्चारण दोष हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया ये भी एक कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है मनोवैज्ञानिक कारण। तो चलिए आपको मैंने अन्य भाषाओं का प्रभाव बता दिया किस प्रकार से होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया क्षेत्रीय के कारण, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से किस प्रकार से जो भाषा है वो प्रभावित होती है। वर्णों के उच्चारण का जो अज्ञान होता है, जिसको वर्णों के जो उच्चारण का ज्ञान नहीं होता है उसके कारण भी होता है उच्चारण दोष। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण के कारण किस प्रकार से भाषा दोष होता है, ठीक है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने कहा है उच्चारण पर मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ता है, जैसे भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारे जो साइंटिस्ट यानी कि जो मनोवैज्ञानिक वो क्या करते हैं तुतलाना, हकलाना, लापरवाही के कारण उसमें क्या होता है विकास होता है और उच्चारण प्रभावित हो जाता है। ओके, अब चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं अध्यापक की अयोग्यता। आपको मैंने 6 पॉइंट बता दिया उच्चारण दोष के, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में देखिए मैं पूरा 12 पॉइंट बताऊंगी और आपके एग्जाम में अगर उच्चारण दोष से कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बाद में इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 7 पॉइंट है अध्यापक की अयोग्यता। उच्चारण सुधार में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अध्यापक उच्चारण में सतर्कता नहीं रखता या शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है तो छात्र जो है उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि टीचर जो है, टीचर को क्या होना चाहिए, जो वहाँ पे स्कूल में जो अध्यापक है उसकी जो योग्यता है वो योग्यता के कारण क्या होगा बच्चों के अंदर उच्चारण दोष देखने को मिलता है उसकी अयोग्यता के कारण, ठीक है। अगर जो आपका अध्यापक जो आपका टीचर है वो अगर योग्य है हिंदी पढ़ाने में, अगर वो योग्य है तो बच्चों की जो उच्चारण दोष है उसको वो दूर करने में क्या होगा सक्षम होगा। अगर टीचर क्या है, अगर वो अध्यापक अयोग्यता है उसके अंदर तो जो है उच्चारण सुधार में अध्यापक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर अध्यापक उच्चारण में सतर्कता नहीं रखता, शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है तो छात्र क्या करेगा, उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात फ्रेंड्स अब हो रहा है ये पॉइंट नंबर 8 की। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, प्रश्न या लाघव। ये प्रश्न एवं लाघव क्या है, ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्व सावधानी न रखने पर दोष का आना स्वाभाविक है। शब्दों एवं ध्वनियों का उच्चारण पूर्व रूप से किया जाना चाहिए। प्रयत्न लाघव शॉर्टकट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रयत्न लाघव दिया गया ना आपका बताया गया शॉर्टकट। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो पूरी बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं,
वो क्या करते हैं, मेन पॉइंट और हेडिंग को देखते हैं, और वो भी इसको किस नज़र से देखते हैं, फटाफट से शॉर्टकट देख के चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग पढ़ने में भी क्या करते हैं, उच्चारण दोष हो जाता है उनमें, ठीक है। अगर आप फटाफट कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको उच्चारण दोष देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रयत्न लाघव का मतलब क्या होता है, ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्व सावधानी न रखने पर दोष का आना क्या होता है, स्वाभाविक माना गया है। उसी प्रकार से शब्दों एवं ध्वनियों का उच्चारण पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। जो प्रयत्न लाघव यानी कि जो शॉर्टकट है, इस विधि को अपनाने से उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। यथा परमेश्वर को परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर को परमेश्वर और मास्टर साहब को माम साहब आदि का क्या हो जाता है, जल्दी में सब लोग ऐसे बोल देते हैं शॉर्टकट में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको 9 पॉइंट बताने जा रही हूँ, दोषपूर्ण आदत क्या होता है। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट, ये तो सबके साथ होता होगा, ठीक है। अगर आप भी फटाफट से पढ़ते होंगे, बुक को रीडिंग करते होंगे, या फिर अपना जो सब, मैं आपको बता दूँ ये जो गलतियाँ होती हैं आपको कब होती हैं उच्चारण दोष, जब अगर आपका एग्ज़ाम कल है और आप फटाफट से क्या करते हैं, जल्दी में अपना नोट्स एक बार बोलते हैं, फटाक से एक बार उसको रिवीजन कर लें, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे अधिक आपको उच्चारण दोष देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँगी दोषपूर्ण आदतें क्या होती हैं। व्यक्तिगत दोषपूर्ण आदतें भी अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाते हैं। अनुस्वरों का जो अधिक उच्चारण इसका प्रचलित रूप है, जैसे कहा को कहाँ कहना, यह अनुस्वरों का लोप जैसे है, ठीक है। जैसे कि कहना, ठीक है, जैसे कि क्या है, लोप जैसे है कि कहना को क्या होगा, रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की नकल करके बोलना, ये सभी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये सभी उच्चारण दोष लाने के कारण हैं, ठीक है। अगर आप एक दूसरे का देख के बोलेंगे तो जैसा सामने वाला बोलता है वैसे आप नहीं बोल सकते, तो दूसरों की नकल करना, एक्टिंग करने का मतलब क्या होता है, उसमें उच्चारण दोष आ ही जाता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है भाषा अनुकरण। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है, भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगर विद्यार्थी को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है। अगर अशुद्ध उच्चारण करने वाले वातावरण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि शुद्ध भाषा जो है वो वातावरण का अभाव होता है। वातावरण के अभाव से भी क्या होता है, बच्चे शुद्ध भाषा का जो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। जिस प्रकार से भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा किस प्रकार सीखी जाती है, जैसे हमने आपको बताया जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, वो क्या कहती है, उसको सीखी तो जाती नहीं है, वो अधिगम तो है नहीं। जो हमारी भाषा अर्जन है वो क्या होती है, वो हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं ना, अपने आसपास से, अपने माता पिता से, अपने घर परिवार से। तो वो भाषा हमारी भाषा अर्जन, भाषा अधिगम कहलाती है। तो वो फ्रेंड्स क्या है, उसको जैसा बच्चा सीखेगा, जैसे बच्चा सुनेगा वैसा ही वो सीखेगा। तो उसी प्रकार से अगर विद्यार्थी को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध उच्चारण स्वाभाविक है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, अशुद्ध उच्चारण ही सीखेगा। अशुद्ध उच्चारण वाले वातावरण के बीच पलने वाला बालक जो है वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। ओके, अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान किस प्रकार से होता है। जिन छात्रों को अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जाता उनमें उच्चारण दोष होता है। संयुक्ताक्षरों के संदर्भ में यह भूल अधिक होती है, जैसे स्वर्ग को सरग कहना, ठीक है। देखते होंगे आप लोग भी अपने आसपास बहुत से बच्चे जो हैं अस्पष्ट ज्ञान के कारण वो जो मात्राओं का भी स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जाता उनको, और उनमें उच्चारण दोष हो जाता है। इसको संयुक्ताक्षरों के संदर्भ में यह भूल अधिक होती है। जैसे स्वर्ग, अगर आप बोलेंगे स्वर्ग लिखने के लिए, स्वर्ग बोलने के लिए, तो क्या करेगा बच्चा, सरग लिख देगा। सरग वो बोलेगा भी और सरग वो लिखेगा भी। और कर्म देखिए फ्रेंड्स, कर्म में भी कर्म लिख देगा, ठीक है। कर्म को कर्म बोलता है। धर्म को क्या कहेगा, धर्म कहना, ठीक है। इस प्रकार के भी आपको उच्चारण दोष, अक्षरों का और मात्राओं का भी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है बच्चों को, और वो लोग क्या करते हैं, उच्चारण दोष से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। इसमें क्या होता है, नागरी ध्वनियाँ,
नगरी ध्वनियों में ड़ा, ऋषि, स, छ, ज्ञा। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गलती देखिए सा में होती है, जो आपका एक सा ये वाला होता है, ठीक, दूसरा सा ये वाला होता है, और तीसरा सा कौन सा होता है, सड़कुड़ वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोग क्या बोलते हैं, पहला सा है, दूसरा सा है, तीसरा सा, वो तो आप लोगों ने नंबरिंग दे दी है, ठीक है। बट क्या होता है जब इसको साथ में बोलना होता है, और एक फ्रेंड्स ये हाँ होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका चारों वर्ड है ना, ये इसको हम उष्मा व्यंजन भी कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिया रहेगा ये 4 व्यंजन, और आपसे पूछ भी लिया जाता है कि उष्मा व्यंजन कितने वर्ड होते हैं, उसमें उष्मा व्यंजन कौन कौन से अक्षर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ सा, शा, शा, हा जो ये है, आपका चारों वर्ड जो है ये उष्मा व्यंजन कहलाता है। ओके, इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण जो है वो नागरी ध्वनियों में ड़ा, ऋषि, छ, स, ज्ञा आदि का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, इनका उच्चारण जो है अनिश्चित सा हो गया है, और जिससे इनके उच्चारण में बहुधा भूल की संभावना रहती है। ओके, यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं उच्चारण दोष, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी त्रुटि हो या फिर ना समझ में आ रहा हो, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि जो आपको नहीं समझ में आया है या फिर आपके एग्ज़ाम में आएगा आप नहीं कर पाओगे, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, आपको अब मैं बताऊँगी उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार। उच्चारण दोष के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वरलोप। स्वरलोप में क्या होता है फ्रेंड, क्षत्रिय। क्षत्रिय का अगर आप बोलेंगे छतरी लिखने को तो कोई छतरी इस प्रकार से लिख देगा, ठीक है। ये क्या होता है, छतरी। छतरी ये देखिए यहाँ पे है ना, छतरी इसको भी पढ़ेंगे, छतरी इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बोलने में क्या ये क्षत्रिय है, यहाँ पे क्षत्रिय है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे परमात्मा है और यहाँ पे क्या है, परमात्मा। ईश्वर का क्या लिख देगा, ईश्वर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी क्या है, ये स्वरलोप है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है स्वर भक्ति। ये स्वर भक्ति क्या होता है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ब्रजेंद्र को क्या लिखा है, ब्रजेंद्र, ठीक है। और श्री को क्या लिखा है, श्री, और शक्ति को क्या लिखा है, शक्ति। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताऊंगी स्वरागम। स्वरागम क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें स्नान में आ का आगम होकर स्नान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग बोलते हैं ना, स्नान को स्नान करके आ रहे हैं, स्कूल को स्कूल करके आ रहे हैं। सकूल होता है ना, सकूल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ई का आगम होकर ई को क्या कर देंगे, आगम कर देंगे, और इसमें स्नान को आ को आगम कर देंगे, तो उसमें स्नान हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया ऋषि का अशुद्ध उच्चारण। ऋषि मुनि, मैं ऋषि मुनि की बात नहीं करूँ, मैं री की बात करूँ, री, ठीक है। री क्या है, री का अशुद्ध उच्चारण। अथा अमृत का सामान्यतः क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत है ना, यहाँ पे अमृत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, अमृत होना, तथा पंजाबी में अमृत और मराठी में अमृत होना, ठीक है। इस प्रकार से आपको उच्चारण दोष देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए 5वां पॉइंट दिया गया है ई ऊ का ई ऊ के साथ भ्रम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखते होंगे जब छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या कराया जाता है क्लास में, इमला बोला जाता है। इमला आप लोग समझ रहे ना फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, जो उसमें आपके अध्यापक होते हैं वो मौखिक बच्चों को बोलते हैं और बच्चे उनको लिखित रूप में लिख करके दिखाते हैं। तो उस टाइम में अगर आपका जो अध्यापक है, अध्यापक में अगर उच्चारण दोष होगा तो बच्चे भी उसी प्रकार से उच्चारण दोष को सीखेंगे और बच्चे उसी प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कवि है, यहाँ पे बताया गया ना, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में, ई की मात्रा में यहाँ पे उच्चारण दोष से फिर भ्रम के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए कवि कहा गया है, तो कवि यहाँ पे कवि है, यहाँ पे कवि है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू का हिंदू कर दिया गया है, ठीक है। हिंदू का क्या कर दिया गया, हिंदू कर दिया गया है। उसके बाद देखिए ईश्वर का ईश्वर कर दिया गया, किंतु का किंतु कर दिया गया। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी आपको यहाँ पे गलतियाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। छोटी छोटी से जो उच्चारण दोष है, इसके वजह से क्या होता है, आपका पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। क्या बनाना है, नहीं तो फिर बनाते समय कुछ भी बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दी कि ऊ ई और ऊ के भ्रम के साथ किस प्रकार से आपकी गलती हो सकती है, ठीक है, उच्चारण में, उच्चारण दोष में। अब देखिए अब यहाँ बात हो रही है ना और ड़ा का भ्रम।
ला और ना का भ्रम फ्रेंड्स जो है ये हमेशा आप लोगों को देखने को मिलता है हर बार। इसमें क्या होता है, इसमें बस जो ना और ला है इस भ्रम में रणभूमि और रणभूमि, देखिए रणभूमि और रणभूमि, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी सब लोग रणभूमि बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, रणभूमि बोलते हैं। और प्रणय का प्रणय और कर्ण का कर्ण, ये सभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी जो है उच्चारण में या आपके बोलने में ही जो गलतियाँ होती हैं उसी में आपका क्या हो जाएगा, ये इसको आपको लिखित रूप में भी आपकी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है उच्चारण दोष में, ठीक है। इन छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी जो गलतियां हैं ये आपकी दूर कौन करेगा, आपके जो क्लास में टीचर्स हैं वो, और आप खुद अपनी जो छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखेंगे। उच्चारण दोष के इतने प्रकार होते हैं। और देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, छा और छा में, ठीक है। छा में क्या है फ्रेंड्स, क्षत्रिय वाला छा है। घरेलू उपाय इसमें या लक्ष्मण को लक्ष्मण अक्षर का अक्षर, क्षत्रिय का तत्रीय, ओके, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, छा और छा संबंधित तथा लक्ष्मण को लक्ष्मण अक्षर का अक्षर, क्षत्रिय का क्षत्रिय हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ये आपका है उच्चारण दोष। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसमें स और शा का भ्रम। इसमें क्या होता है, प्रकाश में प्रकाश लिखना, निष्काम में निष्काम करना। तो देखिए किस प्रकार से आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपका जो पूरा वर्ड है ये आपका पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ बात हो रही है ड़ा और ड़ा का भ्रम। जैसे गुड़ का गुड़, ढक्कन, ड़ा का ड़ा में का भ्रम हो गया, पढ़ाई पढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई में, ठीक है। ये छोटी छोटी आपकी जो गलतियाँ ये आपका उच्चारण दोष कहलाता है। नेक्स्ट आपका चंद्र बिंदु और अनुश्रम का भ्रम। इसमें देखिए फ्रेंड्स गंगा, चांद, चांद को चांद भी कोई को लिख देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये दोष होता है, इस प्रकार से आपकी इसमें गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद है आपका 13वां है या और जा का भ्रम। यथा यमराज जो जमराज और यज्ञ का जग उच्चारित करना। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही अनुनासिकता का भ्रम। अनुनासिकता का भ्रम जो है फ्रेंड्स, या सोचने को सोचना और बच्चों को बच्चा लिखना, ठीक है। इस प्रकार का जो ये भ्रम होता है ये आपका अनुनासिक का अंदर आता है। नेक्स्ट है अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण जो संबंधित भ्रम तथा बुढ़ापा को बुढ़ापा, घूमना को घूमना, घर को घर करना, ठीक है। ये छोटी छोटी आपकी गलतियां देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात हो रही है शब्द विपर्य अथवा लिफाफा को लिफाफा कहना, ओके। आदमी को आदमी कहना, आमदी कहना, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी आपको गलतियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शब्दांश विपर्य। यथा बालक की खाल निकालने को। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया शब्दांश विपर्य। इसमें क्या होता है, बाल की खाल निकालने का, खाल की बाल निकालने का, ठीक है। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, शब्दांश विपर्य बता दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है हड़बड़ाना और तुतलाना। जो हड़बड़ाना और तुतलाना, इसमें क्या हो गया, तत्त तुम्हारा घघरा कहाँ, तत्त तुम्हारा घघरा कहाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है न्यूनाधिक गति। शब्द या वाक्य खंड को शीघ्रता से बोलने या देर तक खींचकर बोलने से भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देखे होंगे, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, या तो आप वो गाना गाते वक्त या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ाते वक्त कोई भी शब्दों को बहुत ही ज़्यादा लंबा में पढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए राम को कोई राम बोला, कोई राम, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उच्चारण दोष देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ध्यानतव्य दोष क्या होता है, उल्टा पुल्टा को उल्टा पलटा लिखना, ठीक है। उल्टा पुल्टा को कैसे लिखना, उल्टा पुल्टा लिखना जो होता है, इसी प्रकार हिंदी भाषा में उच्चारण संबंधी अन्य कई दोष विद्यमान होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो उच्चारण दोष है, ये जितने भी प्रकार के उच्चारण दोष होते हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण। किस प्रकार से आप उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए फर्स्ट दिया गया है उच्चारण संबंधी दोषों का निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। किन किन प्रकार से किया जाता है इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला दिया गया है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का विकार है, तो आपको उच्चारण संबंधी दोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, अगर उच्चारण करने वाले अंगों में कोई दोष हो तो चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। उच्चारण करने में श्वास नालिका, कंठ, जीभ, वत्सा, नाक, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि की सहायता ली जाती है और इन अंगों में दोष आने पर उच्चारण के प्रभावित होने की संभावना रहती है, इसलिए अंगों में दोष आने पर तत्काल चिकित्सा करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल। देखिए पुस्तक जो है उसके शुद्ध पाठ पर किस प्रकार से बल दिया जाना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है कि बालक में अनुकरण की अपूर्व क्षमता होती है, वह अनुकरण के माध्यम से कठिन चालू है पंखा का थोड़ा सूख जाए जल्दी से, तो फिर इसके आगे भी बनाए इसे डिजाइन बनाएंगे क्या। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तकों के शुद्ध पाठ का बल। बालक में अनुकरण की अपूर्व क्षमता होती है, बालक अनुकरण के माध्यम से कठिन तथ्य समझ लेता है। अगर उसे शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों, विद्वानों आदि के साथ रखा जाए तो उसमें उच्चारण दोष का भय नहीं रहेगा। उसका उच्चारण जो है वो रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से इसी पद्धति पर सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया शुद्ध वाचन। शुद्ध वाचन किस प्रकार से इसमें उच्चारण संबंधी दोष का निवारण किया जा सकता है। तो शुद्ध वाचन में आप कैसे अपने जो उसमें आपकी जो त्रुटि है, जो आपका दोष है, जो आपको अंदर जो कमियां हैं, उसको आप किस प्रकार से उसका निवारण करेंगे, किस प्रकार से आपको उसका निराकरण करना है। तो उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण के लिए पुस्तकों का शुद्ध वाचन आवश्यक है। पहले अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करे, इसके उपरांत वह छात्रों से शुद्ध वाचन कराए। वाचन में सावधानी रखे तथा अशुद्धियों का सम्यक निवारण कराएं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है उच्चारण प्रतियोगिताएं। कक्षा शिक्षक में मुख्यतः भाषा के कलांश यानी कि भाषा के आपके पीरियड में, आपके क्लास में, आपके जो आपकी जो कक्ष होती है उसमें उच्चारण की प्रतियोगिता करानी चाहिए। कठिन शब्द सामपट्ट पर लिख कर उसका उच्चारण कराना चाहिए। साथ क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्लास में स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर प्रतियोगिता के लिए उनके अंदर हर्षपुष्टि यानी कि उनके अंदर हर्ष उल्लास होगा और वो कोई भी काम जो है वो अच्छे से करेंगे, उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट में अपना काम करेंगे। अब नेक्स्ट है भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं किस प्रकार से क्लास में करानी चाहिए। तो भाषा एवं जो संवाद प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, इसमें उच्चारण संबंधी जो शुद्ध होती है, जैसे कि निर्णायक मंडल को पुरस्कार देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को ही प्रोत्साहन मिले। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि क्लास में आपके स्कूल में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। जो सभी बच्चे लोग अगर किसी भी एक मंच पे खड़े होकर के भाषण देते हैं, संवाद करते हैं या फिर किसी प्रकार का नाटक करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहता है उसी प्रकार से उनको क्या होता है, उनको पुरस्कार मिलता है। ठीक है, जिसको आप नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, फिर किसी भी प्रकार का पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। बच्चे जब पुरस्कार पाते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, उनकी अंतर की जो काम करने की जो इच्छा होती है, वो जिज्ञासा जो होती है, उसमें वो खुश होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरी ध्वनि तत्वों को समझाना। ये नागरी ध्वनि तत्वों को समझाना क्या होगा फ्रेंड्स, अध्यापक को ध्वनि तत्वों का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर व्यंजन से लेकर कठिन शब्दों के उच्चारणों की शिक्षा विधिवत देनी चाहिए ताकि उनका उच्चारण सुधार जाए। उसे
अर्ध स्वरों एवं अर्ध व्यंजनों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान रखना, उच्चारण सिखाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जितना आपको यहाँ संयुक्ताक्षर है, अर्ध स्वर है, अर्ध व्यंजन है, वर्णमाला है, उच्चारण है, विविधता देनी चाहिए। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड शब्द देखने को मिल रहे हैं, ये सभी फ्रेंड्स मैं आपको एग्ज़ाम जो आप पढ़ेंगे, मेरा चैनल पे आप जाएंगे फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर की जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी दिया गया है। तो आप उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान कराना। बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं। ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, काकली आदि का क्या योगदान है। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है तथा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तथ्यों की उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। बच्चों को हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाया जाए। जिस प्रकार से हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण की सच्ची शिक्षा दिए बिना छात्रों का उच्चारण दोष कदापि दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है जिसे स्वयं इनके बारे में 100% जानकारी हो। कि शिक्षा जो है वो बालकों 12 से 13 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र तक देनी चाहिए। इसके उपरांत उनमें उच्चारण संबंधी दोष नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया कि ध्वनियों यंत्रों का सम्यक ज्ञान किस प्रकार से कराना चाहिए। और नेक्स्ट दिया गया है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से सिखाना चाहिए। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको हमेशा 100% ज्ञात होना चाहिए कि हमारे बच्चों, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं क्लास में, उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिनको 100% अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और उनकी हिंदी जो ध्वनियाँ हैं उसका वर्गीकरण बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है हिंदी की कतिपय विशेष ध्वनियों का अभ्यास कराना। प्रायः हिंदी भाषा में सा और शा, ना और ना, वा तथा बा और डा तथा डा और छा तथा छा आदि उच्चारण दोष जो है वो बालकों में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स आप क्लास में, अगर आप कोई भी क्लास में हैं, अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में से फ्रेंड्स से 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये उच्चारण दोष नहीं होगा। और बाकी जितने भी बच्चे आपके क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, जितने टीचर्स भी होंगे फ्रेंड्स, बहुत से टीचर्स के अंदर भी आपको ये उच्चारण दोष देखने को मिलेगा। सा में और ना ड़ा में, वा बा में, डा ड़ा में और छा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी उच्चारण दोष सभी में देखने को मिलता ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि उच्चारण दोष बालकों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे विकास का उच्चारण विकास, ठीक है, विकास का उच्चारण विकास हो गया, उसी प्रकार महान का उच्चारण महान हो गया, वन का उच्चारण वन हो गया। ठीक है, बोलते हैं ना वन को वन बोलते हैं। ठीक है, वन मतलब जंगल होता है, वन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वन मतलब आपका ब्रेड भी होता है, BU वन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अध्यापक को इस संदर्भ में विशेष जागरूक रहना चाहिए और इस संदर्भ में भूल होते ही निराकरण कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बल विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास अक्षरों या शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, वरना पूरे वाक्य को उचित बल विराम तथा सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ाने का अभ्यास डालना भी आवश्यक होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, वरना पूरे वाक्य को उचित बल विराम तथा सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ाने का अभ्यास डालना भी आवश्यक है। शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ाने से अर्थ भेद एवं भाव भेद का ज्ञान होता है। विराम के माध्यम से लय, प्रवाह एवं गति का पता लगता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इससे उच्चारण संबंधी दोष का निवारण भी होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया विराम, सस्वर और यहाँ पे बताया गया लय, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जो फ्रेंड्स है आपको गति, यति, ये सभी आपको छंद में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो होता है ये आपकी 2 मात्राएं होती है, ये आपका 1 मात्रा होता है, ये आपको छंद में देखने को मिलेगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझाया व बताया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है विश्लेषण विधि का प्रयोग, ठीक है। विश्लेषण विधि का प्रयोग कहा गया है कठिन एवं बड़े बड़े शब्दों एवं ध्वनियों के उच्चारण की संभावना कम हो जाती है। पूरे शब्दों को अक्षरों में विभक्त करने से संयुक्ताक्षरों व कठिन शब्दों को सहज एवं सहज ग्रह बनाया जा सकता है। जैसे सम्मिलित शब्दों को सम्मिलित, उत्तम शब्द को उत प्लस तम प्लस मा आदि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है, कोई भी वर्ड को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, यानी कि विश्लेषण करना उसका, ठीक है। विश्लेषण संश्लेषण फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कई बार आपको बताया है, समझाया है, बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया सम्मिलित शब्द को क्या बोलते हैं, सम धन मी धन ली धन ता, और उत्तम शब्दों को क्या बोलते हैं, उद्धम ता धन मा, ठीक है। इस प्रकार से बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया अनुकरण विधि का प्रयोग। उच्चारण का सुधार अनुकरण विधि से किया जा सकता है। अध्यापक जो है वो कठिन शब्दों का उच्चारण पहले स्वयं करें तथा पुनः कक्षा में बालकों को उसका अनुकरण करने को कहें। अनुकरणशील छात्र को हाव भाव, जिह्वा संचालन, मुखावय तथा स्वरों के उतार चढ़ाव का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ताकि उच्चारण में प्रत्याशित सुधार लाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी जब टीचर है क्लास में अगर पढ़ा रहा है, जो अध्यापक है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कठिन शब्दों को उच्चारण पहले स्वयं करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, कक्षा में जो बालक हैं उसका अनुकरण करें, करने को कहे। अनुकरणशील जो छात्र होते हैं उनको हाव भाव, जिह्वा संचालन, मुखावय तथा स्वरों के उतार चढ़ाव का भी पूर्व ध्यान रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज मैंने आपको भाषा दोष समझा दिए और आपको भाषा दोष समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का जो आपका चैप्टर है उसको मैं कल की क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कहीं से कुछ ना समझ में आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।